कोविशील्ड को लेकर कई भ्रामक जानकारियां सोशल मीडिया पर फैली। भ्रामक जानकारियां वो जानकारी होती है जो भ्रम पैदा करती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो सत्य और वास्तविक जानकारी है उसे भ्रामक जानकारी की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रशासन या फिर जो भी आपकी रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट में होता है, तो इसे भ्रामक जानकारी को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में सत्य और ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त करने का एक जो तरीका है घर बैठे बैठे, वह ये है कि आप इनकी जो वास्तविक वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर आप कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो मैं मोटे मोटे तौर पर एक आसान तरीका बताना चाहूंगा जिससे आप इन जानकारियों को घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल को खोलें। मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज दिखे। और पहला जो रिलायबल सोर्स है वो खुद आप गूगल पे कोविशील्ड डालेंगे तो एक वेबसाइट खुलेगी जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। ये पूनावाला ग्रुप का इंस्टीट्यूट है और इसी ने कोविशील्ड को बनाया हुआ है। तो आप चूंकि इनकी वेबसाइट खोलेंगे तो जो वास्तविक जानकारी ये देना चाह रहे हैं वही आपको मिलेगी, किसी भी तरह की कोई भ्रामक जानकारी नहीं होगी। तो इसमें आप देखेंगे तो कोविशील्ड के बारे में जानकारी दी। जानकारी दो हिस्सों में, पहली जानकारी प्रोडक्ट इंसर्ट के रूप में दी हुई। प्रोडक्ट इंसर्ट एक्चुअली में एक लीफलेट होती है जिसमें एक माइन्यूट, एक छोटी सी जानकारी जो है वह आपको कोविशील्ड प्रोडक्ट के साथ मिलती है। और दूसरा फैक्ट शीट है, यानी क्या फैक्ट्स हैं इस वैक्सीन के बारे में। तो आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको क्लियर करता हूँ कि प्रोडक्ट इंसर्ट के पास यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज क्लिक हियर फॉर डिटेल प्रोडक्ट इंसर्ट इंफॉर्मेशन। पीडीएफ फाइल खुल जाएगी जहाँ पर प्रोडक्ट इंसर्ट की जानकारी है। दूसरा है फैक्ट शीट। तो फैक्ट शीट पता नहीं आपको करना है तो आप यहाँ नीचे की ओर क्लिक करेंगे तो आपको इसकी फैक्ट शीट मिल जाए। अब मैं सबसे पहले प्रोडक्ट की जो फैक्ट शीट है उस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक पीडीएफ फाइल जो है वो खुल गई। इस पीडीएफ फाइल को आप एनलार्ज कर सकते हैं और यहाँ से आप फैक्ट शीट पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक एक करके मोटे मोटे तौर पर बता देता हूँ और जो आवश्यक जानकारी है उनको मैं हाईलाइट करूँ। सो पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि दिस वैक्सीन हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड यूज लाइसेंस फॉर इमरजेंसी सिचुएशन, मतलब ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। दूसरा, ये बिल्कुल नई मेडिसिन की तरह ही है और अभी इसके काफी जो सेफ्टी इंफॉर्मेशन है वो बकाया है और इसको क्लोजली मॉनिटर करके जो भी नए सेफ्टी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर डिपॉजिट करने होती है। तो अभी रिपोर्टिंग जो साइड इफेक्ट्स है वो उतनी ज्यादा वेल एडवांस नहीं है क्योंकि इमरजेंसी अप्रूवल इसको मिला। आगे बढ़ते हैं। मैं इसे रेस कर देता हूँ ताकि चीज आपको परेशान न करे। आगे आप बढ़ेंगे तो पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये वैक्सीन बनाई गई और इसकी जो डोज है 2 डोज में ही चलता है। पहली डोज है 0.5 ml और दूसरी डोज ही 0.5 ml की है और 2 डोज के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो अंतर है वो 4 से 6 वीक का होता है। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगा कि कोविशील्ड की जो कई प्रिलिमिनरी स्टडीज है वो ओवरसीज हुई है, यूके में हुई है, ब्राजील में हुई है, साउथ अफ्रीका में। तो जो शुरुआती डेटा है या जो बेसिस ऑफ कोविशील्ड है डेटा का, वो एक्चुअली में जो भी बाहर हुई है, विदेशों में स्टडी हुई उसमें, तो विदेशों की स्टडी में 12 वीक तक सेफ्टी पाई गई। तो उन्होंने अलग से उसको मेंशन किया तो भाई बाहर की स्टडी में 12 वीक्स तक जो है वो इसकी स्टेबिलिटी है, जबकि 4 से 6 वीक जो है पहले डोज के बाद जो लगाना चाहिए
वो इंडियन स्टडी के हिसाब से। अब दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इसमें दिया हुआ है कि what should you mention to your healthcare provider before you get कोविशील्ड वैक्सीन। यानी अगर आप वैक्सीन लगाने जा रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यहाँ पर ये है कि जो भी आपको वैक्सीन लगा रहा है कोविशील्ड का, उसको आपको बताना पड़ेगा। और यहाँ ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि जो आपको वैक्सीन लगा रहा है तो काफी मेडिकली एजुकेटेड पर्सन, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो आपके पास है या आप कुछ विशेष डिसीज से पीड़ित है तो आपको वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। तो ये चीजें उसको बताना चाहिए, और जो वैक्सीन लगा रहा है उसको ये समझ होना चाहिए कि भाई इस विशेष कंडीशन में, इस पर्टिकुलर कंडीशन में मुझे ये वैक्सीन नहीं लगाना है। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, एनाफाइलेक्सिस है ड्रग के, किसी भी ड्रग के मामले में, कोई फूड है, किसी अन्य वैक्सीन के बारे में, तो आपको ये चीज उनको बतानी पड़ेगी। यदि आपको फीवर आ रहा है तो आप बताएंगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अगर आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर या आप कोई ब्लड थिनर ड्रग का यूज करते हैं तो भी आप इस वैक्सीन को लगाने से पहले उन्हें बताएं। इसके बाद यदि आप कोई भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड ड्रग या मेडिसिन का यूज कर रहे हैं, जैसे कई ऐसे लोग होते हैं जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं तो उसके बाद या ऑटो इम्यून डिसीजेज तो इसमें इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग यूज की जाती है, तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड यदि आप है तो भी आप बताएं। या आप प्रेग्नेंट हैं या आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं तो भी आपको बताना पड़ेगा। यदि आप बस ब्रेस्ट फीडिंग है यानी किसी बच्चे को दूध पिलाते हैं तो ऐसी महिलाएं जो है उनको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर ये सब जब इतनी चीजों को जब आप बताएंगे तब जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, यहाँ पर भारत के परिप्रेक्ष्य में बोलना चाहूंगा कि जो वैक्सीन लगाने वाला है उसको इतनी नॉलेज होना चाहिए, उसके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो इन सबको एवेल्युएट कर सके और डिसाइड कर सके कि वैक्सीन लगानी है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो काफी एडवर्स इफेक्ट्स वैक्सीन पे देखने पड़ सकते हैं। अब अपन आगे आते हैं। अब कुछ मामलों में बिल्कुल मना कर रखा है कि इस मामले में तो वैक्सीन लगानी ही नहीं। तो पहला चीज है कि फर्स्ट डोज में सीवियर एलर्जिक रिएक्शन आपको मिलती है तो नहीं लगाना। और दूसरा है अगर किसी भी इंग्रेडिएंट्स यानी प्रीवियस डोज इस वैक्सीन के लगाने पे आपको अगर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होती है तो आपको ये वैक्सीन नहीं लगाना है। या इस वैक्सीन में अपार्ट फ्रॉम द ड्रग सब्सटेंस कई अन्य चीजें यूज होती हैं, तो डीपी ड्रग प्रोडक्ट कहलाता है और डीएस ड्रग सब्सटेंस। ड्रग सब्सटेंस को आप ये मान लीजिए कि रिकॉम्बिनेंट एडिनो वायरस जो यूज होता है इसमें ड्रग सब्सटेंस होते हैं। इसके अलावा कई भी और भी इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाए जाते हैं और ऐसे मिलके पूरा वैक्सीन बनता है। तो यहाँ पर देखें आप, लिस्ट है, ठीक है, हिस्टिडीन है, हिस्टिडीन हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक है, मोनोहाइड्रेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, हेक्साहाइड्रेट है, पॉलीसॉर्बेट है, इथेनॉल है, सुक्रोज है, सोडियम क्लोराइड है, डाइसोडियम एजिटेट डाइहाइड्रेट और वाटर फॉर्मेशन। तो सीधा सीधा ये बोला गया कि कोविशील्ड आपको नहीं लगाना है यदि किसी भी इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जिक रिएक्शन है या आपने प्रीवियस डोज में आपको एलर्जी हो रही। तो मुझे अभी नहीं पता क्योंकि मैंने अभी डोज नहीं लगवाई है कि जब आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर या वैक्सीन लगाने वाले के पास जाते हो तो वो ये कैसे आइडेंटिफाई करता है कि कोविशील्ड के इन इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जिक रिएक्शन नहीं हो रही है इससे। तो इसका मतलब ये है कि प्रिलिमिनरी आपकी एलर्जिक टेस्ट भी होना चाहिए जिसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वैक्सीन में जो यूज हो रहे हैं, पहले आपका एलर्जी टेस्ट, और ये पता चले कि भाई कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं जिससे आपको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। इट शुड बी टेस्टेड बिफोर आप वैक्सीनेटेड। आई डोंट नो वेदर ये अभी हो रहा है कि नहीं, डाउट। उसके बाद आप आते हैं इस तरफ, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि आपको काफी चीजें डिटेल में बता सकूं। ये जानकारी मैं स्वयं नहीं दे रहा हूँ, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल जानकारी है जो उन्होंने अपने वेबसाइट पर अपलोड की। तो कुछ भी मेरे मन से या मन गढ़ंत चीजें इसमें नहीं हो बता रहा।
ये हम देख ही चुके थे, 4 से 6 वीक का है। नाउ रिस्क, कि कौन सी ऐसी रिस्क है कोविड वैक्सीन से जो आपको फील हो सकती है। तो रिस्क को 2-3 भागों में बांटा है। पहला वेरी कॉमन, यानी 10 को लगाते हैं तो एक को ये चीजें आती हैं, ये 1 in 10 है। कॉमन जो है वो भी 1 in 10 है। और एक इम्पोर्टेंट है, दैट इज अनकॉमन, जो 100 में से एक व्यक्ति को हो सकती है, 1000 में से एक व्यक्ति को हो सकती है। अब वेरी कॉमन तो चलेगा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो टेंडरनेस, पैन बॉन, चिल, फीवर, हेडेक, जॉइंट पेन, मसल्स, कोई ऐसी खास साइड इफेक्ट्स नहीं मुझे दिख रहे हैं जो बहुत ज्यादा चिंताजनक हो। कॉमन में भी ज्यादा नहीं। लेकिन जब आप अनकॉमन में आएंगे तो अनकॉमन में आपका तीसरा जो पार्ट है, चौथा, इनलार्ज लिम्फ नोड, ये थोड़ा सा सोचने कि आपके जो लिम्फ नोड है वो स्वेल हो जाएंगे आप यदि इस इंजेक्शन को लगाते हैं। ये मैं स्वयं नहीं कह रहा हूँ, सीरम इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ। सो ये अनकॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं। सो 1 in 100 में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लिम्फ नोड में सुई आ जाए। इसको खत्म करते हैं और यही बताना चाहेंगे, फार्मेसी के जानकार जो है वो इन चीजों को जानते हैं कि पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस होती है, जिसमें फार्माकोविजिलेंस का बहुत महत्व होता है। यानी जब आप मार्केट में इमरजेंसी अप्रूवल के लिए और इमरजेंसी यूज के लिए आपने कोविशील्ड को अगर डाल भी दिया है, तो इसके बावजूद भी अगर किसी मेजर साइड इफेक्ट्स जो है तो उसका डाटा इनको स्टोर करना पड़ेगा। फार्माकोविजिलेंस उसको बोलते हैं। लेकिन अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि WHO ने स्पष्ट कह रखा है कि भारत में फार्माकोविजिलेंस की जो प्रक्रिया है वो बहुत लचर है, बहुत कमजोर है, और बहुत अच्छे से हमें साइड इफेक्ट्स के फीडबैक डेटा नहीं मिल पाता। अब ये देखेंगे, इसको जरूर आप नोट कर लें कि जो साइड इफेक्ट दिए हैं, दिस में नॉट बी ऑल पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ कोविशील्ड। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल यही है, इसके अलावा भी सीरियस एंड अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स जो है वो हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन इज स्टिल बीइंग स्टडीड इन क्लिनिकल ट्रायल, अभी भी इसकी स्टडी क्लिनिकल ट्रायल्स में चल। सो आई थिंक पर्याप्त है। अब हम फिर से वेबसाइट में आते हैं। तो मैंने आपको अभी आपको फैक्ट शीट बताई थी, अब मैं दूसरी उसको क्लिक करूंगा, जो है आपका प्रोडक्ट इंसर्ट। तो प्रोडक्ट इंसर्ट को क्लिक करते हैं तो फिर से ओपन हो जाएगा एक दूसरी जानकारी जो प्रोडक्ट इंसर्ट में दी हुई होती है। लार्ज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली वो प्रायः WHO भी रिकमेंड करता है किसी भी वैक्सीन को, वो भी हम देखेंगे। पहले पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि आखिर ये जो कोविशील्ड है क्या। तो कोविशील्ड जो है इसमें 5 × 10⁻10 वायरल पार्टिकल्स होते हैं, यानी इतने वायरस इसमें होते हैं। कौन से वायरस होंगे? रिकॉम्बिनेंट रेप्लिकेशन डेफिशिएंट चिंपैंजीज एडिनोवायरस वेक्टर इंक्लूडिंग SARS-CoV-2 ग्लाइकोप्रोटीन प्रोडक्ट इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी 293 सेल्स। तो एक्चुअली क्या है कि जो इस वैक्सीन में है वो एक तरह का वायरस, और यह चिंपैंजीज का एडिनो वायरस है। नॉर्मल कोल्ड जो है, कोल्ड फ्लू चिंपैंजीज में कॉज करता है एडिनो वायरस। सो एडिनो वायरस जो है रेप्लिकेशन डेफिशिएंट है, यानी कि ह्यूमन सेल में ये रेप्लिकेट नहीं करेगा। तो ये चीज है कि जितना 5 × 10⁻10 वायरल पार्टिकल है, ऐसा अज्यूम किया जाता है, ऐसा स्टडी में देखा गया कि इतनी ही संख्या इसमें रहने वाली है, रेप्लिकेट नहीं करेगा।
दूसरा क्या है कि एडिनो वायरस के अंदर जो आरएनए है उसमें थोड़ा सा छेड़खानी करके उसमें ऐसा इंकोडिंग किया गया है कि उसमें जो सार्स कोव 2 का स्पाइक प्रोटीन है वो बनना प्रारंभ हो जाएगा। सो एडिनो वायरस है लेकिन उसके सरफेस में सार्स कोव 2 स्पाइक प्रोटीन नहीं। बनाते कैसे हैं? तो जो ह्यूमन का भ्रूण है उसकी किडनी के 293 सेल्स जो है, ये 293 जो है ये कोडिंग है। जिसने भी इसको इन्वेंट किया है उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और एक्सपेरिमेंट को उसने नंबर ऑफ एक्सपर्ट यानी कौन सा एक्सपेरिमेंट नंबर है उसका उस हिसाब से उसने कोडिंग की थी। तो 293वां उसका एक्सपेरिमेंट था, उसने 293 इसमें नेम दिया। सो ये क्लियर हो गया कि एडिनो वायरस है जो इस वैक्सीन में है, ये ह्यूमन सेल में रेप्लिकेशन नहीं करेगा। इसके जेनेटिकली इसके जीन्स को थोड़ा बहुत छेड़खानी करके बदला गया है ताकि इसमें स्पाइक्स प्रोटीन आ जाए। तो ये इसमें यूज हुआ है और 5 × 10⁻10 वायरल पार्टिकल्स एक बार में आपको मतलब लगते हैं जब आपको वैक्सीन लगाते हैं। आगे आते हैं। ये हम देख ही चुके हैं। अब जो उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपनी ऑथेंटिक जानकारी में दिया है वो फिर दी है इसने एफिकेसी। तो एल्डरली पॉपुलेशन मतलब बूढ़ों में, ये स्पेशल पॉपुलेशन इसलिए क्योंकि इस पर रिसर्च उतनी हो नहीं पाती। तो पहला चीज है कि एल्डरली यानी जो जिनकी एज ज्यादा है उनमें क्या जो रिजल्ट है उनकी रिसर्च का वो निकला है। सो एफिकेसी एंड सेफ्टी डेटा आर करंटली लिमिटेड इन इंडिविजुअल ग्रेटर देन 65 ईयर्स ऑफ एज। यानी 65 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनमें जो भी रिसर्च हुई है उसमें जो एफिकेसी है यानी कितनी इफेक्टिव ड्रग होगी, सेफ्टी यानी कितनी सेफ रहेगी, उसके डेटा लिमिटेड यानी अभी पूरी तरह से यह रिसर्च नहीं हुआ, डेटा लिमिटेड। क्यों है लिमिटेड ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि आप जितने अधिक बड़े साइज के बैच को लेकर या जितने अधिक लोगों पर रिसर्च करते हैं उतनी वो रिसर्च पुख्ता होती है। अगर संख्या कम है आप कोरिलेट नहीं कर सकते उस रिजल्ट। दूसरा है पेडियाट्रिक में यानी बच्चों में, तो बच्चों में कोई भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, तो ये सेफ है। अब आते हैं स्पेशल वार्निंग यानी वार्निंग दी गई है। तो एक जो मैंने पहले बोला था एलर्जिक रिएक्शन यानी हाइपर सेंसिटिविटी को आपको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए भी इसमें लिखा गया है कि वैक्सीन जब आप लगाई जाएगी तब अप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट तुरंत तैयार रहना चाहिए। अब मुझे पता नहीं कि अभी जो वैक्सीन लगा रहे हैं उसमें ऐसा है। इसका सीधा मतलब है कि 15-20 मिनट के बीच में एनाफाइलेक्टिक इवेंट्स हो सकते हैं, कोई ऐसे बहुत जल्दी कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जिसके लिए तुरंत के तुरंत मेडिकेशन की आवश्यकता हो सकती है। तो जब भी वैक्सीन को एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, एडमिनिस्ट्रेड किया जाए, तो एक सुपरविजन वहाँ मौजूद होना चाहिए और अप्रूव्ड मेडिकल ट्रीटमेंट की। दूसरा ये जो मैंने पहले ही बताया था कि कोविशील्ड का उपयोग पोस्टपोन करना पड़ेगा जिनको सिवियर फेब्राइल इलनेस। तीसरा है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में आप यूज करने के पहले इसको आपको सोचना पड़ेगा। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब है कि आपकी प्लेटलेट्स जो है ब्लड में वो कम बनती है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का कोगुलेशन का डिसऑर्डर है तो भी आपको इसके बारे में सावधान होना पड़ेगा। इसलिए है क्योंकि आपकी ब्लीडिंग बढ़ सकती है अगर आप इस वैक्सीन का उपयोग करें। आगे आएंगे तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड जो है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड अगर आप थे तो आपको हो सकता है कि इसके बाद एंटीबॉडीज ना बने क्योंकि आपकी वैसे ही इम्यूनिटी वीक है, तो आपको ये भी टेस्ट होना चाहिए। फिर आते हैं ये कब तक इफेक्टिव रहेगी, ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन जो है ये भी अभी नहीं, इसकी भी अभी खोज नहीं हुई है, इसके डेटा नहीं कितने ड्यूरेशन तक ये। फिर आते हैं और नीचे
फर्टिलिटी में किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं देखा गया कि ये नपुंसकता को बढ़ाती है कि नहीं बढ़ाती। लेकिन ये भी जो है, इसका जो बेस है वो प्रिलिमिनरी एनिमल स्टडीज, यानी केवल एनिमल में इस चीज की देखा गया है कि फर्टिलिटी को बढ़ाता है, इनफर्टिलिटी सॉरी। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि अभी इसमें ह्यूमन ट्रायल का डेटा नहीं दिया है सीरम इंस्टीट्यूट अपने वेबसाइट। उसका प्रेगनेंसी में जो है, इसमें भी प्रीमिनरी एनिमल डेटा की जो है वह स्टडीज का डेटा मौजूद है। इसमें ये साबित हुआ है कि हार्मफुल इफेक्ट नहीं, लेकिन अभी भी ह्यूमन पर जो है इसको आप पढ़ेंगे, द फुल रेलेवेंस ऑफ एनिमल स्टडीज टू ह्यूमन रिस्क विद वैक्सीन इज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड। मतलब अभी ह्यूमन में क्या इफेक्ट इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव आ सकता है वो अभी एस्टेब्लिश नहीं। सिमिलरली आप देखेंगे ब्रेस्ट फीडिंग में कोई जानकारी नहीं है कि ह्यूमन मिल्क से ये निकलता है कि नहीं। तो इस तरह से अब सेफ्टी प्रोफाइल जो मेजरली बनी है, इसकी शुरुआती सेफ्टी प्रोफाइल, तो एक आप लोगों को पता होगा कि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्चुअली ये पूरी तरह से जो है सीरम इंस्टीट्यूट इंडियन ने नहीं बनाई है। कोविशील्ड जो है केवल आप बोले कि इंडिया ने अपने ही रिसर्च से बनाई, तो ऐसा नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई थी, और जो एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन, लगभग आप माने कि यही जो है ये कोविशील्ड नाम से अपने मार्केट में। सो ओवरऑल जो सेफ्टी है कोविड-19 की, उसका जो रिसर्च है ये बेस्ड है 4 क्लिनिकल ट्रायल्स, यानी 4 रिसर्च हुई उनके बेस्ड। अब 4 जो रिसर्च है वो कहाँ हुई है, तो ये यूनाइटेड किंगडम में, ब्राजील में, साउथ अफ्रीका में, यहाँ पर ये सब रिसर्च हुई। और इसमें 23,775 पार्टिसिपेंट लिए गए थे, जिनकी एज जो थी वो 18 से ज्यादा थी। आगे आपको डिटेल ही बताएंगे। और इसमें से 12,021 जो थे उन्होंने पहली डोज यूज की, 1 डोज यूज की, और उसके बारे में रिसर्च की गई थी कि भाई वैक्सीन के अंदर क्या प्रॉब्लम। अब अगर जो आप देख रहे हैं कि 23,775 जो पार्टिसिपेंट थे, उनका एथेनिसिटी क्या थी, मतलब वो क्या है, क्योंकि अलग अलग मेडिसिन जो है वो अलग अलग एथनिक लोगों पे अलग अलग तरीके से काम करती है। एथेनिसिटी का मतलब ये होता है जैसे कोई इंडियन है, कोई साउथ इंडियन है, कोई नेपाली है, तो इन सब की बॉडी टाइप अलग अलग होती है। इसलिए सेम मेडिसिन जो है वो हो सकता है कि यूरोपियन पर्सन को अलग तरह से एक्ट करे, इंडियन को अलग तरह से एक्ट करे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो आप पार्टिसिपेंट्स यूज कर रहे हैं वो कौन। सो आप देखेंगे कि मेजोरिटी ऑफ रेसिपिएंट जो है वो वाइट थे, गोरे लोग थे 75%, 10% जो है वो ब्लैक थे, और 3.5% जो है वो एशियन। सो ये कह सकते हैं कि जो प्रिलिमिनरी ओवरऑल सेफ्टी जो एस्ट्राजेनेका या कोविशील्ड की है वो डिपेंड जिन पे कर रही है, उसमें 3.5% जो है एशियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवर्स ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। अनकॉमन का मतलब है कि 100 व्यक्तियों में एक को ये होता है, और ये उसका नाम है लिम्फाडेनोपैथी, यानी जो मैंने बताया था आपको कि लिम्फ में सूजन हो जाए। और आप ऊपर देखेंगे कि ए दिया हुआ है। अब ए क्यों मार के नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए मतलब होता है अनसॉलिसिटेड एडवर्स रिएक्शन। तो दो तरह की जब एडवर्स रिएक्शन जब आप जांच करते हैं तो किसी क्लिनिकल ट्रायल में, तो दो तरह के एडवर्स रिएक्शन है, एक सॉलिसिटेड एडवर्स रिएक्शन, एक अनसॉलिसिटेड एडवर्स रिएक्शन। तो सॉलिसिटेड ये होता है कि एक जो आपको प्रोफार्मा दिया जाता है कि भाई आपको चेक करना है कि फलाना वैक्सीन लगाने के बाद आपको क्या साइड इफेक्ट्स हुआ है। तो जो आपको पहले से तय होते हैं साइड इफेक्ट्स, उनको बोलते हैं सॉलिसिटेड। जैसे मान लीजिए नोसिया, वोमिटिंग, इस तरह के साइड इफेक्ट है सॉलिसिटेड है, यानी आपने लिख के रखा है कि भाई उल्टी आएगी तो आपको लिख देना है कि हाँ, है ना। अनसॉलिसिटेड एडवर्स रिएक्शन का मतलब है कि आपको आपके उसमें था ही नहीं, प्रोफार्मा में अचानक से हुआ और आपको बताया गया, फिर आपने नोट किया। तो जो लिम्फ की सूजन है ये कहीं रिकॉर्ड में नहीं था कि इस तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट
ये सो दैट इज अनसॉलिसिटेड कन्वर्सेशन। सो यहाँ आप पढ़ लेंगे तो आपको क्लिनिकल जो है उसकी और डिटेल मिलेगी। जैसे जो मैंने बताया था कि 4 क्लिनिकल ट्रायल हुए। सो फोक 001 जो है वो यूके में हुआ है। एज ग्रुप लिया था उन्होंने 18 से 55 साल का। ठीक है। दूसरी स्टडी भी यूके में हुई है जिसमें उन्होंने कुछ एल्डरली लोगों को भी लिया है। तीसरी स्टडी जो हुई है वो ब्राजील में हुई है 18 साल के, इसमें एल्डरली को लिया है। चौथी स्टडी जो है वो 18 से 65 साल का साउथ अफ्रीका। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या जो है 65 से ऊपर की वो किन्हीं भी कारणों से मिसिंग है। ये नीचे आते हैं। तो ये टेबुलेशन फॉर्म है सी रिजल्ट्स का। इस तरफ आते हैं। वायरस एफिकेसी देखते हैं जो रिपोर्टेड है इनके यहाँ पर। तो वैक्सीन एफिकेसी 22 दिन बाद फर्स्ट डोज के 73%, एस्ट्राजेनेका में। आप स्वयं जाकर पूरी जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दिया कि एक और इम्पोर्टेंट चीज है एडमिनिस्ट्रेशन के समय आपको ध्यान देनी पड़ेगी, या जो भी आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर उनको ध्यान देना पड़ेगा कि हर वैक्सीन डोज है वो केवल 0.5 ml की, बहुत छोटा अमाउंट। ठीक है। और इसको सिरिंज में लेकर और आपको इंट्रामस्कुलरली एडमिनिस्ट्रेट करना है, तो बहुत ध्यान रखना है। शायद ये तो रखा जाता होगा कि सेपरेट सिरिंज नीडल और स्ट्राइल नीडल और सिरिंज को यूज करना है। इसलिए यूज करना है कि 0.5 ml बहुत छोटा अमाउंट है, जिसमें 5 × 10⁵ जो भी अपन ने देखा था उसमें वायरस उसमें है। सो नॉर्मली होता क्या है कि आप पढ़िए इसको, इट इज नॉर्मल फॉर लिक्विड टू रिमेन इन द वाइल आफ्टर विथड्रॉइंग तो फाइनल डोज। जब आप फाइनल डोज निकालते भी तो भी काफी लिक्विड जो है वायल में बचा रहता है ना। तो हो सकता है कि क्वांटिटी आप कम डालें। दूसरा ये है कि जब आप सिरिंज से किसी को लगाते हैं और उसी सिरिंज को पुनः यूज करेंगे तो उसमें भी कुछ क्वांटिटी जो है वो बची रह जाती है। तो उसमें अगर कुछ बचा है और आप रीयूज कर रहे हैं उसको, तो अगले बंदे को क्या है थोड़ा सा हायर डोज उस चीज का आपको ध्यान। और बाकी प्रिकॉशंस तो ये है ही कि अगर ये 2 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में है तो 6 घंटे के बीच में इसका इस्तेमाल करना। अदरवाइज स्टोरेज कंडीशन जो है उसमें आपको 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में है। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट ये है जो मेरे ख्याल से लोग कर रहे होंगे कि जो नेम है बैच नंबर जो प्रोडक्ट का वो हर पेशेंट के साथ रिकॉर्ड करना है। वो इसलिए रिकॉर्ड करना है कि अगर मान लीजिए कोई साइड इफेक्ट निकलता है और फार्माकोविजिलेंस के द्वारा रिपोर्टिंग होती तो पता चले कि किस बैच कि किस प्रोडक्ट का किस पेशेंट पे क्या साइड इफेक्ट है। थोड़ा सा ट्रेसिंग करने के लिए आसानी हो जाती है, तो कोई मेजर साइड इफेक्ट तो नहीं है जो आ रहा है। ये पूरी जानकारी जो है ये सुन। अब एक लास्ट अपन देखते हैं, बहुत आसान है। इसमें आप डालिए कोविशील्ड WHO।
इसमें क्या होगा कि आपको WHO कोविशील्ड के लिए क्या रिकमेंडेशन दे रहा है वो आपको इसमें बड़े आसानी से पता चल सकता है। तो मैं इसको भी खोलता हूँ। कोविशील्ड WHO रिकमेंडेशन, यस, तो पहली वेबसाइट सॉरी नीचे आप देखेंगे कोविशील्ड रिकमेंडेशन, दो तरह के रिकमेंडेशन है, एस्ट्राजेनिका के लिए अलग है। WHO की आप ये खोलेंगे, यहाँ पर WHO रिकमेंडेशन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कोविशील्ड, और नीचे रिकमेंडेशन क्लिक करेंगे, PDF फाइल खुलेगी। जैसे यहाँ पर एस्ट्राजेनिका की सेम वैक्सीन एस्ट्राजेनिका जो कि यूज हो रही है विदेशों में, उसका जो इंडियन फॉर्म अपन देख सकते हैं, क्योंकि हमें कोविशील्ड पर ध्यान देना है। कोविशील्ड के मैंने सो दिस इज रिकमेंडेशन फॉर इमरजेंसी यूज ऑफ कोविशील्ड। जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं। पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर। तो पहली चीज है कि कोविशील्ड जो है वायरल वेक्टर्ड वैक्सीन, यानी वैक्सीन बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। वैक्सीन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि आप कोई भी ऐसा हिस्सा उस वैक्सीन का, उसका सरफेस प्रोटीन ले लें, उसके अंदर का mRNA DNA ले लें और उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं आप बॉडी के अंदर, और उसको देखकर आपके अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है जिससे एंटीबॉडीज बनती है, और उसके बाद भविष्य में जब भी वायरल वायरस अटैक करता है तो वो एंटीबॉडीज को मार देती है। तो कई तरीके हैं जिसमें आप mRNA DNA मटेरियल यूज कर सकते हो, है ना। आप सभी ने प्रोटीन यूज कर सकते हो, जैसे स्पुतनिक और जॉनसन जॉनसन की जो मेडिसिन जो वैक्सीन है वो दूसरे तरीके से बनाई जाती है। लेकिन कोविशील्ड जो है वो वायरल वेक्टर्ड वैक्सीन, यानी वेक्टर का इस्तेमाल लिया गया, यानी दूसरा वायरल वायरस लिया जाता है। यहाँ एडिनो वायरस लिया गया है और उस एडिनो वायरस को वेक्टर बोलते हैं। तो एडिनो वायरस को लेने के बाद उसमें कुछ जेनेटिक चेंजेस किए जाते हैं ताकि उसमें स्पाइक प्रोटीन बन जाते हैं। स्पाइक प्रोटीन बनने के बाद वो जब आपको एडमिनिस्टर करेंगे तो एडमिनिस्टर करने के बाद उन स्पाइक प्रोटीन को देख के जो एंटीबॉडीज बनेंगे, और जब भी कोरोना वायरस हमला करेगा तो उसके स्पाइक प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करके उसे किल कर। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब ये है कि कई जो एंटीबॉडीज है वो मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स पे अटैक करते हैं, जो बड़ा अच्छा रहता है। और चूंकि कोविशील्ड मोनोवैलेंट पे केवल एक बाइंडिंग साइट जो इस पे हमला करे, दैट इज स्पाइक प्रोटीन। तो अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन होता है तो थोड़ी सी इफेक्टिवनेस कंप्रोमाइज हो सकती है। तो ये तो बताया जा चुका है, रिकॉम्बिनेंट एडिनो वायरस रेप्लिकेशन नहीं करता और एक जीन्स एनकोडिंग करके एस प्रोटीन को SARS-CoV-2 का स्पीकर बना। तो ह्यूमन एम्ब्रियोनिक किडनी 293 सेल लाइन इसके कल्चर के ऊपर ड्राइव। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, कोविशील्ड is a result of technology transfer from University of Oxford AstraZeneca। सीरम इंस्टीट्यूट ने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया है। जो एस्ट्राजेनिका जो है उसने जो वैक्सीन बनाई थी वही ट्रांसफर होकर
उसके बाद में कोविशील्ड को बनाया। आगे आते हैं। क्योंकि समय कम है, आप लोग इसको WHO वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। मैं जस्ट नीचे आना चाहूँगा तो पोटेंशियल रिस्क जो है उस पर बात करता हूँ समय की कमी के कारण। तो पहला जो मैंने आपको बताया, तो ये रिस्क है, ये सीरम इंस्टीट्यूट का, ये WHO का, एक्स्ट्रा कमेंट्स में। सो जो एक रिस्क है वो इम्यून मीडिएटेड न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, यानी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो है पोटेंशियल रिस्क उसमें हो सकता है। दूसरा पाएंगे, एक और इम्पोर्टेंट है, तो दूसरे कॉलम में VAED, वैक्सीन एसोसिएटेड एनहांस्ड डिसीज। सो थ्योरेटिकल कंसर्न यहाँ पर बताया जा रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप वैक्सीन लगाते हैं तो वैक्सीन लगाने के बाद कोविड-19 का जो आपको अटैक है वो बढ़ जाता है। वैक्सीन एसोसिएटेड एनहांस्ड डिसीज। सो लिखा गया है कि ऑल्दो अवेलेबल डेटा हैव नॉट आइडेंटिफाइड VAED एज अ कंसर्न, लेकिन उसके बावजूद भी इस रिस्क को आप रूल आउट नहीं कर सकते। और ये लाइफ थ्रेटनिंग, ये सीरियस, तो इसका डिटेक्शन आपको करना ही पड़ेगा। तो VAED वैक्सीन एसोसिएटेड एनहांस्ड डिसीज है, इसके बारे में आप और जानकारी आप पढ़ सकते हैं। और इसमें होगा क्या, एनहांस्ड रेस्पिरेटरी डिसीज जो है वो आपको एक ये मेजर कंसर्न है। हालांकि क्लिनिकल ट्रायल्स या अन्य ट्रायल्स में नहीं पाया गया, लेकिन इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। WHO का ऐसा मानना है। अभी इस पर और रिसर्च होनी चाहिए। चलिए, और काफी चीजें इसमें छूट गई तो आप आगे देख सकते। और इम्पोर्टेंट चीज कि प्रोटोकॉल का डेविएशन नहीं होना चाहिए, चाहे क्लिनिकल ट्रायल के समय और चाहे जब आप क्या बोलते हैं इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। मतलब जब आप इसमें अगर मान लीजिए प्रोटोकॉल फिक्स है कि भाई इस तरह से लगाना है या इस तरह से वैक्सीन को बनाना है, तो जितने भी साइट्स ऑफ प्रोडक्शन, हालांकि इसका ध्यान रखा जाता है, तो वहाँ सारी जगह पर एक जैसे ही प्रोटोकॉल से उस चीज को बनाए। इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट कि फ्रेल, यानी कुछ ऐसे जो जिन पे बहुत ही ज्यादा सीवियर जो डिसीजेस थी, उन पर इसकी क्लिनिकल स्टडी नहीं हुई। जैसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, आपको हैवी डायबिटीज है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, इस समय पर इसकी रिसर्च नहीं है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। बाकी आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो काफी चीजें इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। फाइल बहुत बड़ी है। WHO ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए हैं और क्या क्या रिस्क फैक्टर है जो कोई वैक्सीन से। और इसी तरह से दूसरी लाइन पे आप जाएंगे तो एस्ट्रोजन का, और इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी वैक्सीन लगानी है, कौन सी नहीं लगानी है। अभी मार्केट में 1 मई से मेरे ख्याल से और भी वैक्सीन आएंगी। इसमें स्पुतनिक है और फाइजर की भी, शायद फाइजर से परचेज करता, सॉरी डॉक्टर फाइजर की वैक्सीन भी आएगी। तो आप सभी की वेबसाइट्स में इनकी क्लिनिकल ट्रायल्स को अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना विवेक इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने किसी भी मेडिकल जो भी आपके एक्सपर्ट्स हैं उनसे एडवाइस ले सकते हैं, फिर एक प्रॉपर मेडिसिन को लगवा सकते हैं। इस तरह से कोरोना का बचाव संभव। नमस्कार।